क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। मुंबई पुलिस ने वसई विरार में हुए एटीएम कैश वैन की चोरी की गुत्थी सुलझा ली है। मामले में वैन के ड्राइवर मोहित और उसके दो दोस्त प्रभाकर और चंद्रकांत को गिरफ्तार कर 4 करोड़ 23 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। 4 करोड़ 23 लाख में से आरोपी सिर्फ आधी रकम ही साथ ले गए थे और 2 करोड़ 33 लाख रुपए सड़क पर वैन में ही छोड़कर फरार हो गए थे। वारदात 12 नवंबर की है। विरार के कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम में पैसा भराने आई वैन के ड्राइवर वैन लेकर ही फरार हो गए। दूसरे दिन सुबह कल्याण नाका के पास कैश वैन खड़ी मिली। जब तलाशी ली गई तो पुलिस हैरान रह गई क्योंकि उसमें 2 करोड़ 33 लाख रुपए रखे मिले। पुलिस के मुताबिक आरोपी पैसे लेकर कश्मीर या लद्दाख भागने की फिराक में थे। सुनील सिंह है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सुनील, हमने तो बताया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। आप हमें यह बताइए कि आधी रकम क्यों छोड़ गए? क्या पैसे छोटे नोट्स में थे? उतना उठाकर ले जाना क्या मुश्किल लगा अपराधियों को? शारिक, सबसे पहली बात तो यह कि मुंबई से सटा एक इलाका है जो कि नया आयुक्तालय बना है, यानी पुलिस कमिश्नरेट मीरा भाईंदर वसई विरार, वहां की ये वारदात है और वहीं की पुलिस ने इस पूरे मामले को सुलझाया है और 7 दिन के अंदर 12 नवंबर की ये वारदात है। ये दूसरा सवाल आपका है कि क्यों आखिर पैसे उतने छोड़ गए। बिल्कुल ये सवाल बहुत वाजिब है और ये हैरान करने वाला भी है। जो अभी तक अंदाजा मिला है वो ये है कि पैसे इतना ज्यादा थे, शायद उसको भी इतनी कल्पना नहीं थी कि इतने ज्यादा पैसे रहेंगे और इतने पैसे एक गाड़ी में, छोटी गाड़ी में भरकर वो कैसे ले जाता। तो हड़बड़ी में, जल्दबाजी में वो सिर्फ 1 करोड़ 90 लाख रुपए अपने साथ ले गए। 2 लोग थे और बाकी पैसा वो छोड़ गए। ये बताता है कि जो ड्राइवर ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर चोरी की योजना तो बनाई, लेकिन उस चोरी की योजना को अंजाम पूरी तरह से कैसे देंगे और पैसों को कैसे कहां छुपा कर रखेंगे और आगे क्या होगा, ये शायद उनके पास पूरी योजना नहीं थी। यही वजह है कि हड़बड़ी में वो उतने पैसे 2 करोड़ 33 लाख के करीब पैसे छोड़कर चले गए सड़क पर खुलेआम वैन को। हो सकता था कि कोई उसमें से पैसे निकाल लेता, दूसरे लोग कोई ले जाते और इनके ऊपर ही उसका भी इल्जाम आ सकता था। लेकिन 1 करोड़ 90 लाख जो लेके गया वो भी वो ठीक से रख नहीं पाया या अपने को छुपा नहीं पाया, तो अब अपने दोस्तों के पास ही गया, वहां से पकड़ा गया, जबकि उसकी योजना थी कि वो लद्दाख या कश्मीर में जाके छिप जाएगा। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि उसने टिकट ले लिया था या फिर यहाँ पर बीच में क्यों रुका था, तुरंत कहीं नहीं निकला। दरअसल इतनी बड़ी रकम एक सामान्य आदमी के लिए, जिसका पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो, उसको अचानक से लालच उसके मन में आया हो और उसने चोरी को अंजाम दे दिया, तो उसको बाद में उसका पूरा इंतजाम कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल है और इसी तरह से वो पकड़ा गया। तो सुनील, एक तरीके से कहें तो बैड प्लानिंग का शिकार हुआ ये अपराधी, लेकिन राहत की बात यह रही कि पुलिस उन अपराधियों तक पहुंचने में कामयाब रही। सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा सुनील बता रहे थे कि 1 करोड़ 90 लाख ही ले जा पाया, लेकिन वो भी ना छुपा पाया ना खुद छुप पाया। तो अब सब पुलिस की गिरफ्त में है, सारी रकम बरामद कर ली गई। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में रहने वाले बिजनेसमैन नीरज की हत्या कर उसका शव गुजरात के भरूच में फेंक दिया गया। पुलिस ने शादीशुदा बिजनेसमैन की प्रेमिका फैसल, उसकी मां शाहीन और मंगेतर जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। फैसल नीरज के ऑफिस में काम करती थी। दोनों के बीच पिछले 10 साल से रिश्ते थे और दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन फैसल का परिवार इसके लिए राजी नहीं था। परिजनों ने उसकी शादी जुबैर नाम के शख्स से तय कर दी। फैसल के जरिए उसकी मां और जुबैर ने नीरज को आदर्श नगर में बुलाया, जहां बात बढ़ने पर जुबैर ने ईंट से हमला कर और चाकू से गोदकर नीरज की हत्या कर दी। जुबैर रेलवे पेंट्री में काम करता था। वो शव को सूटकेस में भरकर गोवा जाने वाली राजधानी ट्रेन में सवार हो गया और भरूच में चलती ट्रेन से शव को फेंक दिया। 14 नवंबर को मृतक की पत्नी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस की जांच में यह पूरा मामला सामने आया। देर रात दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के साथ बदमाशों के एनकाउंटर में नदीम नाम के एक बदमाश को गोली लगी। नदीम और उसके साथियों ने जुलाई 2020 में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। लूट के बाद पटेल नगर में भागते हुए पुलिस ने बदमाशों को घेर लिया था। खुद के घिर जाने पर नदीम ने डीसीपी सेंटर पर गोली चला दी थी, जो डीसीपी के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी, जिससे उनकी जान बच गई। लेकिन मौका पाकर नदीम उस वक्त फरार हो गया था। अब पुलिस के हत्थे। असम में एक पत्रकार पर हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। पत्रकार मिलन महंता को दिन दहाड़े एक बिजली के खंभे से बांधकर पीटा गया। पिटाई का आरोप गैम्बलिंग और लैंड माफिया पर है। पत्रकार ने इस बारे में रिपोर्ट की थी। पत्रकारों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में तेजी से काम नहीं कर रही। अब तक सिर्फ एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया। असम क्या, देश भर में ऐसी तस्वीरें कभी नहीं देखी होंगी।
एक पत्रकार को बिजली के खंभे से बांधकर पीटा जा रहा है। शायद इसका कसूर यही है कि इसने जमीन माफिया के जुए के धंधे का पर्दाफाश कर दिया। 42 साल के मिलन महंता अब भी घबराए हुए हैं। वो अमरंगा गांव में रहते हैं, जहां से 5 किलोमीटर दूर कामरूप जिले के मिर्जा में उन पर हमला किया गया। वो पिछले 20 साल से असमिया अखबार असोमिया प्रतिदिन के संवाददाता हैं और स्थानीय अपराधियों के बारे में अक्सर लिखते रहते हैं। वो मुझे मार देना चाहते थे। मुझे लगता है मैंने उनके खिलाफ रिपोर्ट की एक श्रृंखला लिखी थी। जो लोग मुझे बचाने के लिए आगे आए उन पर भी हमला करने की कोशिश की गई। इस घटना को 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस मुझसे कुछ पूछने घर तक नहीं आई। स्थानीय पत्रकार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन महंता परिवार को फिक्र है, क्योंकि 15 नवंबर को होने वाला हमला आखिरी नहीं था। इस मामले में अभी तक एक ही गिरफ्तारी हुई है। एक रिपोर्टर को बाजार के सामने लाइट पोस्ट के बांधकर उसको मारा जाता है और असम का ये पुलिस प्रशासन अभी तक उन विक्टिम को गिरफ्तार नहीं कर पा रहा है। सांबादिक के सुरक्षा के ऊपर एक नया कानून बनाना चाहिए। वो कानून सेंट्रल में भी होना चाहिए और स्टेट में भी। मुख्य आरोपी फरार है। हम उन्हें तलाश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनके मोबाइल बंद है, इसलिए हम उनकी लोकेशन पता करने की कोशिश में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये लोग बदमाश हैं और शांति भंग करते रहते हैं। पत्रकारों को भारत के गणतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, मगर जमीनी हकीकत ये है कि पत्रकारों को आखिरी पोस्ट तक धकेल दिया गया है। असम के मिर्जा में यही वो इलेक्ट्रिक पोल है जहां पे पत्रकार मिलन महंत को बांधा गया था और उनकी पिटाई की गई थी। ये वारदात अकेली वारदात नहीं है, ऐसे बहुत वारदात हो रहे हैं पत्रकारों के विरुद्ध, और अब पत्रकारों का निजी सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभर रहा है। असम के मिर्जा से रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बताएंगे चंदा न देने की वजह से 14 आदिवासी परिवारों का कहां हुआ बहिष्कार। मध्य प्रदेश में दुर्गा पूजा के दौरान चंदा न देने की वजह से 14 आदिवासी परिवारों का गांव वालों ने बहिष्कार कर दिया है। पहले गांव में ही विवाद सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन हल नहीं निकला तो हफ्तों बाद पीड़ित परिवार ने बालाघाट जिला मुख्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। बालाघाट जिले के मोते गांव से ये आदिवासी जिला मुख्यालय आए हैं। आरोप है कि दुर्गा पूजा के लिए गांव के कुछ लोगों ने 201 रुपए का चंदा मांगा, लेकिन कोरोना में आर्थिक स्थिति गड़बड़ हुई तो वो सिर्फ 151 रुपए ही दे पाए। महज 50 रुपए नहीं दे पाने की वजह से गांव के लोगों ने बहिष्कृत कर दिया, हुक्का पानी रोक दिया। गांव से हमारे को पूरे समाज से बंद कर, सार्वजनिक समाज से हमको बंद कर दिया गया। गाय से लेकर डॉक्टर से लेकर दुकान से हमारे को कोई सामग्री नहीं दे रहे हैं। ये कौन लोग हैं गांव के? ये सदर अध्यक्ष महोदय। कौन सी समिति के? ये सार्वजनिक। हाँ, गाँव। किसी से शिकायत करे थे आप? हाँ जी, हाँ शिकायत की थे। टीआई साहब थाना में दिए थे। टीआई साहब ने उनको बुलाए थे, उनको समझाया भी गया, हमको भी समझाया गया, पर वो लोग हम समझ गए, पर वो लोग समझे नहीं है। सरकार ने पीड़ितों को मामले की जांच का भरोसा दिया है। वो स्थानीय झांकियों का मामला है, नवदुर्गों का। ये लामटा थाना जो है ना, वहाँ का मामला है। क्योंकि वो स्थानीय मामला झांकी लगाने के ऊपर है। वो आज एसडीओपी को और डीएसपी को, टीआई को वहाँ भेजा है। पारस्पर सामंजस्य से कोई वास्ता नहीं निकलता है तो क्या त्रुटि और क्या कार्रवाई हो सकती है, शाम तक उसमें कार्रवाई होगी। विपक्ष इस मामले पर हमलावर है, कह रहा है कि सरकार ऐसे मामलों में चर्चा से भागती है। नवरात्रि के कितना समय बीत गया, उन गरीबों की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। अब हम विधानसभा का सत्र में मांग करते हैं इस तरह के मुद्दों पे, तो ये 7 दिन की विधानसभा तो 2 दिन में ख़त्म कर देते हैं। जनहित के मुद्दों से बहुत दूर ये भाजपा की सरकार है। एनसीआरबी के हाल में आए आंकड़ों के मुताबिक अनुसूचित जनजाति पर सबसे ज्यादा 1867 अपराध मध्य प्रदेश में दर्ज हुए, जिसके बाद 1095 मामले राजस्थान और 388 मामलों के साथ
छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर रहा। कुछ दिनों पहले गुना में एक आदिवासी युवक को बंधुआ मजदूरी के मामले में जिंदा जला दिया गया और अब बालाघाट में 14 आदिवासी परिवार बहिष्कार झेल रहे हैं क्योंकि वो 50 रुपए का चंदा नहीं दे पाए। आदिवासी कल्याण के बड़े बड़े वायदों के बीच एक हकीकत ये है कि मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शुमार है जहां आदिवासियों के प्रति सबसे ज़्यादा अत्याचार होते हैं। बालाघाट से रुपेश और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। वक्त है क्राइम न्यूज रैप का। जैसलमेर के सांकड़ी थाना क्षेत्र में शादी से इनकार करने पर दबंगों ने धारदार हथियार से एक विधवा का नाक और कान काट लिया। पीड़ित का जोधपुर में इलाज चल रहा है। उसके पति की मौत के बाद ससुराल पक्ष के लोग ससुराल में ही किसी शख्स के साथ शादी के लिए दबाव बना रहे थे। इनकार करने पर उसके ऊपर इस तरह से हमला किया गया। मुंबई के मलाडपुर में 55 साल के एक व्यक्ति ने अपने 58 साल की प्रेमिका पर चाकू से हमला करने के बाद अपने मुंह में सुतली बम रखकर फोड़ लिया। महिला की तबीयत स्थिर है जबकि आरोपी प्रेमी की हालत गंभीर बनी हुई। यह घटना 4 दिन पहले की। पुलिस ने आरोपी प्रेमी के खिलाफ प्रेमिका की हत्या और खुदकुशी की कोशिश के तहत मामला दर्ज किया। इंदौर नगर निगम ने हिस्ट्री शीटर बदमाश साजिद चंदनवाला के अवैध निर्माण को ढहा दिया। इंदौर के डीआईजी ने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर जिला प्रशासन के सहयोग से ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। आज के शो में इतना ही। नमस्कार।